Hello friends, last time we will discussed about the given three formulas. First one is about constant, next one is about x to the power n, and the last one is about the mixture of first and second. आज हम पहले फार्मूले में आए हुए कांस्टेंट के बारे में थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। हमें यह समझना है कि डिफरेंशिएशन में किस टर्म को और किस किस कंडीशन में हम कांस्टेंट कहते हैं। जैसे कि सभी प्रकार के नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रियल नंबर्स, नॉन रियल नंबर्स, ऑल आर कांस्टेंट। जितने भी टाइप के आप नंबर्स जानते हैं उसमें चाहे इंटीजर हो, फ्रैक्शनल नंबर हो, रेशनल हो, इरेशनल हो, सभी को हम कांस्टेंट कहते हैं। अतः सभी वास्तविक संख्याएं नेतांक होती हैं। पाई एक नेतांक है। 9th क्लास में हम लोगों ने ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा था कैपिटल जी, जिसको हम कहते थे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये भी एक कांस्टेंट है, लेकिन आज हम कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन के रिस्पेक्ट में कुछ दूसरे हिसाब से भी समझते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि डिफरेंशिएशन समझने के लिए सबसे पहले फंक्शन के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और हम फिर से एक फंक्शन यहाँ पर आपको समझाते हैं। जैसे कि हमने एक फंक्शन लिया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जिसमें हमने y को कहा लेंथ ऑफ अ ट्री और x को कहा अमाउंट ऑफ वाटर। तो किसी भी पौधे में कितना पानी डालना है इसके लिए हम स्वतंत्र हैं, हम जितना चाहें उतना पानी डाल सकते हैं। इसलिए x हमारा स्वतंत्र चर है, परंतु उस पानी के द्वारा पौधे की लंबाई में कितनी वृद्धि होनी है। केले के पेड़ लेंगे तो अलग प्रकार की वृद्धि आएगी, बांस के पेड़ में अलग प्रकार की वृद्धि आएगी, बरगद के पेड़ में अलग प्रकार की वृद्धि आएगी। इसलिए लेंथ ऑफ अ ट्री हमारा परतंत्र चर है। तो चलिए इसके बारे में हम कुछ समझते हैं कि कब हम इसे एक कांस्टेंट के रूप में देखेंगे और कब हमें इसे एक वेरिएबल के रूप में देखेंगे। चूँकि पानी को बढ़ाने पर पौधे की लेंथ बढ़ती है, तो हम कह सकते हैं वाटर इंक्रीजेज, लेंथ इंक्रीजेज। हमने इसी के स्थान पर एक और प्रयोग किया और हम अपने पौधे में कुछ दूध डालकर देखते हैं। हमने कई दिनों तक इस परीक्षण को किया और हमने पाया कि दूध के डालने से पौधे की लंबाई पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दूध की मात्रा हम चाहे जितनी बढ़ाएं या घटाएं, परंतु पौधे की लंबाई पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अतः पौधे की लंबाई दूध के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, लेकिन उसी पौधे की लंबाई पानी से बढ़ती है, इसलिए पानी के रिस्पेक्ट में वेरिएबल है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कब एक ही चीज़ को कांस्टेंट कहेंगे और कब हम उसी चीज़ को वेरिएबल कहेंगे। जैसे कि पानी डालने से पौधे की लंबाई बढ़ रही है तो पौधे की लंबाई वेरिएबल है, और दूध डालने से पौधे की लंबाई नहीं बढ़ती, इसलिए पौधे की लंबाई दूध डालने की कंडीशन में कांस्टेंट है। चलिए अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमने एक फंक्शन लिया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अर्थात y का मान x पर निर्भर करता है। तो जबकि y का मान x पर निर्भर करता है तो x के बदलने पर y का मान बदलेगा, और ऐसी कंडीशन में हम y को एक वेरिएबल अर्थात चर कहेंगे। और इस अवस्था में जब हम y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वह शून्य नहीं होगा। अब यह y x की पावर n, c x की पावर n कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसी स्थान पर हमने कहा y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, अर्थात y t का एक फलन है। जब t बदलेगा तो y में परिवर्तन आएगा और t नहीं बदलेगा तो y में परिवर्तन नहीं आएगा। परंतु हम y का डिफरेंशिएशन यदि x के सापेक्ष करें तो x की निर्भरता y पर नहीं है, क्योंकि दूसरे फंक्शन में y t पर निर्भर करता है। अतः x के लिए y एक कांस्टेंट है। जैसे कि पहले एग्जाम्पल में y x पर निर्भर करता था, इसलिए वह कांस्टेंट नहीं था,
परंतु दूसरे एग्जाम्पल में y t पर निर्भर करता है, इसलिए वह कांस्टेंट है। पहले एग्जाम्पल में हम x को वाटर कह सकते हैं और दूसरे एग्जाम्पल में हम t को मिल्क कह सकते हैं। तो वाटर के रिस्पेक्ट में पौधे की लंबाई बढ़ना संभव है, परंतु मिल्क के रिस्पेक्ट में पौधे की लंबाई बढ़ना संभव नहीं है। अतः हम ये कह सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इज इट ओके? कुछ अन्य उदाहरणों द्वारा हम इसे समझते हैं। जैसे मैंने लिखा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि y का मान x पर निर्भर करता है। इस आधार पर यदि हम कहें dy बाई डी एक्स, तो आप अपना सूत्र लगाएंगे और आपका आंसर आएगा 2x। यहाँ पर यदि हम कहें dy बाई डी टी, क्यों? क्योंकि y t पर निर्भर करता है। तो यदि t पर निर्भर करता है तो हम उसका डिफरेंशिएशन t के सापेक्ष में करेंगे। तो इस आधार पर अगर हम अपना पहला फार्मूला लगाएंगे, जहां हमने x को t से रिप्लेस किया है, x को t से रिप्लेस किया है, तो हमारा फार्मूले से आंसर आएगा 3t स्क्वायर। सिमिलरली यही फार्मूला जब हम अपने अगले क्वेश्चन पर लगाएंगे और हम कहेंगे dy बाई डी टी, तो इस रिस्पेक्ट में हमारा आंसर आएगा 24 t टू द पावर 3। क्यों? क्योंकि हमने x को t से रिप्लेस किया है, x को t से रिप्लेस किया है। परंतु यदि इस पहले एग्जाम्पल में हमने आपसे कहा dy बाई डी टी और इस दूसरे एग्जाम्पल में हमने आपसे कहा dy बाई डी एक्स और इस तीसरे एग्जाम्पल में हमने आपसे कहा dy बाई डी एक्स, तो इन तीनों केसेस को अगर हम पकड़ के चलते हैं तो हम देख रहे हैं पहले फार्मूले में, पहले क्वेश्चन में y x पर निर्भर करता है तो t पर निर्भर नहीं करता, इसलिए t के लिए y कांस्टेंट है, आंसर 0। दूसरे क्वेश्चन में हमारा y t पर निर्भर करता है, अतः x के लिए वह कांस्टेंट है, फिर से आंसर 0। और तीसरे क्वेश्चन में भी हम सिमिलरली ऐसे ही देख सकते हैं कि y की निर्भरता t पर है, न कि x पर। t बदलेगा तो y बदलेगा, x के सापेक्ष y परिवर्तित नहीं होगा, इसलिए हम कह सकते हैं इसका आंसर भी क्या आएगा? 0। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कब हम किस सिस्टम में किसी को कांस्टेंट कहेंगे। इस आधार पर हम यह समझ सकते हैं कि y का x के सापेक्ष अवकलन तभी संभव है जब y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, अर्थात y का मान x पर निर्भर करता है। अन्य सभी चरों के सापेक्ष y का अवकलन 0 होगा, अर्थात जब y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, तो dy बाई डी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, परंतु dy बाई डी टी इक्वल टू 0, dy बाई डी यू इक्वल टू 0, dy बाई डी जेड इक्वल टू 0 एंड सो ऑन, क्योंकि y का मान x पर निर्भर करता है, t पर निर्भर नहीं करता, u पर निर्भर नहीं करता, z पर निर्भर नहीं करता। इस वजह से इन सभी के सापेक्ष y एक कांस्टेंट है और इस आधार पर इन सभी के सापेक्ष y का अवकलन 0 होगा, क्योंकि कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। अब हम अपने अगले रूल के बारे में चर्चा करेंगे, रूल नंबर 4, जिसका बेसिक फंक्शन है सम एंड डिफरेंस रूल। सम एंड डिफरेंस रूल बहुत ही आसान रूल है, जिसको समझना बहुत ही ज़्यादा आसान है। जैसे कि हमारा एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स माइनस एस एक्स प्लस आर एक्स, अर्थात हमारा फंक्शन कई सारे फलनों के योग से बना है। तो ऐसी स्थिति में जब हम y के सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं तो हम सामान्य गणित के नियमों का प्रयोग करते हैं। सामान्य गणित के नियमों का उपयोग करने का अभिप्राय यह है कि जैसे हमने देखा
dy/dx। यहाँ पर हम y का मान रखते हैं और हम ये देखते हैं कि ब्रैकेट के बाहर लिखा है dy/dx और अंदर लिखा है हमारा फंक्शन। तो सामान्य गणित का नियम ये कहता है कि ब्रैकेट के बाहर जो भी चीज़ है उससे सभी का मल्टीप्लिकेशन कराया जाता है। तो इस आधार पर हम जब इसको अंदर भेजेंगे तो हम लिखेंगे dy/dx ऑफ fx प्लस dy/dx ऑफ gx, चिन्ह के साथ dy/dx ऑफ sx प्लस dy/dx ऑफ rx। अब आप समझ रहे होंगे, हम इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे कि हमने एक फलन चुना y = 5x⁴ प्लस 3x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 18 और हमें इसे y के सापेक्ष अवकलित कराना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे dy/dx विच इज़ इक्वल टू dy/dx और हम y का मान रख देंगे। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास बाहर लिखा हुआ है dy/dx और हम सबसे पहले इसको अप्लाई करेंगे 5x⁴ पे। तो हम लिखेंगे dy/dx ऑफ 5x⁴ प्लस dy/dx 3x³ चिन्ह के साथ माइनस dy/dx 2x² चिन्ह के साथ प्लस dy/dx 3x माइनस dy/dx 18। तो अभी आपको दिख रहा होगा यह हमारा एक खुली चेन है जिसको हम अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला हिस्सा लिखा हुआ है 5x⁴, तो हम इसमें फार्मूला लगा सकते हैं cx⁴n। तो सबसे पहले c को बाहर करेंगे, फिर इसके ऊपर डिफरेंशिएशन का रूल लगाएंगे तो 4 आगे आ जाएगा, 4x⁴ 1 3, फिर प्लस का चिन्ह लग जाएगा। नाउ सबसे पहले हम 3 को बाहर करेंगे और इस पर डिफरेंशिएशन लगाएंगे तो पहले n आगे आएगा, 3x⁴ 3 - 1 2। फिर से देखते हैं 2 हमारा बाहर आ जाएगा, x² पर फार्मूला लगाएंगे तो 2 पहले लिखेंगे, x⁴ 1, 3x पर जब हम लगाएंगे तो 3 बाहर आ जाएगा और x का होता है 1 और चूंकि 18 हमारा कांस्टेंट है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब आप इसका सॉल्यूशन आगे कर सकते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी आसान है। जैसे कि 5 × 4 20 लिख लेंगे, 3 × 3 9 लिख लेंगे, 2 × 2 4 लिख लेंगे, 3 × 1 3 लिख लेंगे और 0 को हटा देंगे। इज़ इट ओके? चलिए हम इसके लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे y = x + 3 का होल स्क्वायर और हमें निकालना है dy/dx। तो हम देख सकते हैं सबसे पहले हम y का वैल्यू रखेंगे dy/dx ऑफ x + 3 का होल स्क्वायर। अब हम dy/dx तो को बाहर रखेंगे, x + 3 का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab। और अब हम इससे अप्लाई करेंगे सबसे पहले x² पर, उसके बाद 9 पर और उसके बाद 6x पर। तो इस आधार पर हम देख सकते हैं dy/dx x² प्लस dy/dx 9 प्लस dy/dx ऑफ 6x। तो dy/dx x², तो हमारे पास यहाँ पर n की जगह पर 2 है, तो सबसे पहले हम 2 को आगे ले आएंगे और ये मिल जाएगा x⁴ 1 1। चूँकि 9 एक संख्या है, यह एक कांस्टेंट है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0, प्लस 6 को बाहर कर लेंगे dy/dx ऑफ x। हो सकता है कुछ लोगों को इसे समझने में कुछ परेशानी हो, तो हम थोड़े इसे और एलेबरेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो n की जगह आपके पास लिखा हुआ है 1, तो इस आधार पर अगर चलें तो ये तो हमारा हो गया 2x, 0 को हम छोड़ देते हैं, 6 को हम कलेक्ट कर लेते हैं और हम इसमें फार्मूला लगाते हैं n x⁴n - 1। तो सबसे पहले n का वैल्यू 1, x⁴ 1 - 1। इज इट ओके?
इसको थोड़ा सा और एलिबरेट करते हैं। 2x तो अपनी जगह पर है, 6 इंटू 1 6 हो चुका है और x की पावर आ चुकी है यहाँ पर 0। तो हम इसे देखेंगे 2x प्लस 6। किसी भी संख्या का पावर अगर शून्य होता है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं 2x प्लस 6। तो अब आप याद रखिएगा d बाई डी एक्स ऑफ x इज इक्वल टू 1। इज इट ओके? अब हम बढ़ते हैं अपने अगले रूल पर, रूल नंबर 5, द प्रोडक्ट रूल। द प्रोडक्ट रूल में हम ये देखेंगे, जैसे कि इसके पहले हमने देखा कि हमारे पास जितने भी फंक्शंस थे वो या तो सम या सब्सट्रैक्शन के रूप में थे। अब हमारे पास जो फंक्शंस हैं वो हमारे मल्टीप्लिकेशन के रूप में है। जैसे कि हमने पहला फंक्शन लिखा अपना y इज इक्वल टू यू इंटू वी, जहाँ पर u x पर निर्भर करता है, v भी x पर निर्भर करता है। इसीलिए हमने यहाँ पर लिख रखा है u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड v इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। क्योंकि यहाँ पर दोनों ही अलग अलग हैं, इसलिए एक को हमने रिप्रेजेंट किया है एफ एक्स से और दूसरे को रिप्रेजेंट किया है जी एक्स से। और ऐसी कंडीशन में जब आपसे कहा जाएगा डी वाई बाई डी एक्स को ज्ञात किया जाए तो इसके लिए क्या रूलिंग होती है आपको थोड़ा सा समझना है। इसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं डी बाई डी एक्स यू इंटू वी। इसमें सबसे पहले वाले को हम फर्स्ट नंबर दे देते हैं, दूसरे वाले को हम सेकेंड नंबर दे देते हैं। और प्रोडक्ट रूल में रूल यह होता है कि सबसे पहले हम फर्स्ट को बाहर निकाल लेते हैं और जो हमारा सेकंड है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। उसके पश्चात हम सेकंड को बाहर निकालते हैं और हमारा जो फर्स्ट है इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं और फिर दोनों को जोड़ देते हैं। तो अगर हमसे कहा जाए d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी या फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो हम यहाँ पर इसे इस तरह से समझ सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी इज इक्वल टू u d बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v d बाई डी एक्स ऑफ u, या d बाई डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। इज इट ओके? अब हम इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। चलिए समझते हैं हम अपना उदाहरण। यहाँ पर हमने एक फंक्शन लिया है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 इंटू 9x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारा सेकेंड फंक्शन है, अर्थात ये u इंटू वी के रूप में लिखा हुआ है। और जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो देखिए हमने जैसा कि पहले आपसे कहा हम फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने का अर्थ है x टू द पावर 5 को बाहर रखेंगे और हम डिफरेंशिएशन कराएंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 9x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसके पश्चात हम सेकेंड फंक्शन को बाहर करेंगे, अर्थात 9x प्लस 2 का होल स्क्वायर बाहर रहेगा और डिफरेंशिएशन कराएंगे सेकेंड फंक्शन का जो कि है x टू द पावर 5 और फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। अब x टू द पावर 5 हमारा बाहर है और हम जानते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम इसे एलिबरेट कर सकें। तो सबसे पहले हम इसे एक्सपेंड करेंगे। तो स्क्वायर का फार्मूला जब आप लगाएंगे तो आपके पास आएगा 81x टू द स्क्वायर प्लस 2 9 ज़ा 18, 18 टू ज़ा 36x अर्थात 2ab प्लस b का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 4। ये वाला प्लस का साइन हम यहाँ पर लगा रहे हैं। 9x प्लस 2 ये हमारे पास बाहर है, तो बाहर होने की कंडीशन में आप इसे ओपन करें या ना ओपन करें, आप डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर आप फार्मूला लगाएंगे n x टू द पावर n माइनस 1। तो इस आधार पर अगर हम चलते हैं तो हमारे पास हम देख सकते हैं n के स्थान पर लिखा हुआ है
5। तो 5 x टू द पावर 5 माइनस 1। इसको देखते हैं तो इसमें हमारा x की पावर 5 बाहर है, और जैसा कि हमने इसके पहले वाले रूल में समझा कि इस डी बाई डी एक्स को हमें इस पे भी अप्लाई करना है, हमें इसे सेकंड फंक्शन पे भी अप्लाई करना है, और हमें इसे तीसरे फंक्शन पर भी अप्लाई करना है। तो इस आधार पर अगर हम इसे अप्लाई करेंगे तो x टू द पावर 5 तो हमारा बाहर रहेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 81 एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 36 एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4, और साथ में जो हमारा लास्ट वाला हिस्सा है इसे हम इसके आगे प्लस करके लिख लेंगे। और अब आप सभी लोग इसका अलग अलग अवकलन कर सकते हैं, जैसे कि 81 को बाहर रखेंगे और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कराएंगे, 36 को बाहर रखेंगे और x का डिफरेंशिएशन कराएंगे, 4 आपका कांस्टेंट है ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर आप इस वाले फंक्शन को यहाँ पर लिख ही चुके हैं, तो इसका आप कैलकुलेशन करा लेंगे और आपका ये डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सभी लोग इसकी कैलकुलेशन स्वयं करेंगे। अब चर्चा करते हैं दो ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, एक साइन एक्स और दूसरा कॉस एक्स। तो सबसे पहले चलते हैं साइन एक्स के पास। डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का अर्थ यहाँ पर डिफरेंशिएशन से ही है, अर्थात डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, साइन एक्स के मान में अंतर निकालते हैं, तो साइन जब भी रिप्लेस होता है तो साइन अपने पास वाले त्रिकोणमितीय अनुपात से रिप्लेस हो जाता है, इसलिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स हमारा हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस हमारा साइन से रिप्लेस हो जाता है, इसलिए डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स हमारे पास हो जाएगा साइन एक्स। परंतु जो हमारा कॉस एक्स है इसके डिफरेंशिएशन में हम एक नेगेटिव चिन्ह लेते हैं, क्योंकि जब हम अपने चतुर्थांश को खींचेंगे तो साइन के लिए हम जाएंगे इस तरह से, तो हम चल रहे हैं पॉजिटिव, और कॉस के लिए हम जाएंगे इस तरह से, तो हम उल्टा चल रहे हैं, जो कि डायरेक्शन कैसा है, नेगेटिव। इसलिए साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स रहेगा। अब अपने रूल नंबर 5, 6 और 7 के कॉम्बिनेशन पर कुछ उदाहरण लेते हैं। हमारा रूल नंबर 5 था y इज इक्वल टू यू इंटू वी, रूल नंबर 6 था y इज इक्वल टू साइन एक्स, और रूल नंबर 7 था y इज इक्वल टू कॉस एक्स। इसके डिफरेंशिएशन को हमने समझा था और हमने देखा था u डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v डी बाई डी एक्स ऑफ u। इसका डिफरेंशिएशन हम लोगों ने अभी देखा था, जो कि आया था cos x, और इसका डिफरेंशिएशन हमने अभी देखा था जो कि आया था माइनस साइन x। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जब हम इन तीनों फार्मूलों के कॉम्बिनेशन पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, तो जिसमें हमारा मेन फार्मूला है y इज इक्वल टू यू इंटू वी। तो जैसे हमने कहा y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 साइन एक्स, इस आधार पर अगर हम चलते हैं डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 5 साइन एक्स। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकंड फंक्शन है। जब हम इस पर डिफरेंशिएशन को अप्लाई करते हैं तो हम ये पाएंगे, सबसे पहले हम अपने फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखेंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स लिखेंगे। फिर हम अपने सेकेंड फंक्शन को बाहर रखेंगे, अर्थात साइन एक्स को बाहर रखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5 लेंगे। इस आधार पर अगर हम चलते हैं तो देखिए एक्स टू द पावर 5 बाहर है, कोई चेंजेस नहीं, बट डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हमारा बाहर है, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये डिफरेंशिएशन से बाहर है। एक्स टू द पावर 5 में फिर से हम अपना फार्मूला लगाएंगे एक्स टू द पावर n, तो ये क्या होता है 5 अर्थात n, एक्स की पावर n माइनस 1 5 माइनस 1 4। एक चीज़ बहुत विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी है, इस x का मल्टीप्लिकेशन इस x के साथ आपको नहीं कराना है, क्योंकि ये cos के साथ एज अ एंगल जुड़ा हुआ है। इस x का मल्टीप्लिकेशन आपको इस x के साथ नहीं कराना है, ये साइन के साथ एज अ एंगल
जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं x to the power 5 cos x प्लस 5x to the power 4 sin x। आप चाहें तो इसमें कॉमन भी ले सकते हैं और इस तरह से हम इन तीनों फार्मूलों के कॉम्बिनेशन से इस तरह के सूत्रों का विभाजन कर सकते हैं। इसी पर आधारित हम एक और प्रश्न को समझते हैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकेंड फंक्शन है और हमने कहा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई अर्थात डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। नाउ वी कैन अप्लाई दिस formula u into v on this question। तो फार्मूला है y इज इक्वल टू यू इंटू वी। सबसे पहले हम u को बाहर करेंगे, v का डिफरेंशिएशन कराएंगे, v को बाहर करेंगे, u का डिफरेंशिएशन कराएंगे। फर्स्ट को बाहर करेंगे साइन x डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस को बाहर करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। इस आधार पर अगर हम चलते हैं तो साइन हमारा बाहर है, इस पर डिफरेंशिएशन का प्रभाव नहीं पड़ेगा और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हमने यहाँ पर लिख रखा है जो कि होता है माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स तो हमने ऐसे ही उतार लिया और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। इस आधार पर अगर हम चलें तो ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, इन्हें हम पहले लिख लेते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स और ये नेगेटिव नंबर है, इसे बाद में लिखते हैं साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स। तो इस उदाहरण से आपको और बेहतर समझ में आ गया होगा कि हम मल्टीप्लिकेशन रूल का यूज़ कब और कैसे करते हैं। ये आज की आपकी एक्सरसाइज है। आप सभी लोग इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। आपके माइंड में किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो आप डायरेक्ट पोस्ट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।